हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। वैसे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो टर्म है वो आपने कई बार सुना ही होगा और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है आज के इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला बताने से पहले कि एम्पिरिकल फार्मूला हम बता किस चीज़ का रहे हैं। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला बता रहे हैं किसी भी कंपाउंड का हो। तो मैं मान लेता हूँ हमारे पास कुछ कंपाउंड है जिसके बेसिस पे आज हम देखने वाले तो C6H12O6, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। Na2CO3 ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक और कंपाउंड ले लेते हैं हम, तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं क्या, कंपाउंड ले लेते हैं हम क्या, C6H14O2। तो हमारे पास ये क्या होते हैं एक्चुअली, ये जो मैंने लिखा है ये क्या होते हैं, आपको पता है कि कंपाउंड के फॉर्मूला है। ये कंपाउंड के फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है। अब मैं एम्पिरिकल फार्मूला आपको समझा रहा हूँ। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो कंपाउंड रहता है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला रहता है उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम क्या कह देते हैं, उसका एम्पिरिकल फार्मूला कह देते हैं। जैसे हम यहाँ बात करते हैं C6H12O6 की बात करते हैं। तो ये देखिए क्या है C6H12O6। तो आपको पता है कार्बन के यहाँ कितने एटम है, 6 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम है 12 और ऑक्सीजन के कितने एटम है 6। इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, तो इनका जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1:2:1, यही आ जाएगा। क्यों, 6 वजह 6 2 12 और 6 वजह 6। अगर ये आपको नहीं निकालना आता तो आप इसको क्या करना है, सिंपल सा इसका जो 6 12 और 6 का ये जो है आपको इसका एचसीएफ निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है और उससे इसको डिवाइड कर देना। तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा इसका जो भी वैल्यू हम जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं वो पता चल जाएगी आपको। तो ये हो गया 6 12 6, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या गया 1:2:1। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये इसका एक रेशियो फाइंड आउट किया। अब इस रेशियो के बेसिस पर कार्बन कितने, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। ये एक फॉर्मूला हमारा बनता है। क्या किया हमने, एक कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो निकाला और सिंपलेस्ट रेशियो के बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला तैयार किया और उस फॉर्मूले को हम क्या कह देंगे कि ये जो फॉर्मूला ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी को हम क्या कह देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कह देते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला हो गया C2H2O। अब एक और कंपाउंड देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो यहाँ सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम है, कार्बन कितने में 1 है और ऑक्सीजन के कितने 3 एटम है। यहाँ सोडियम के 2, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3 एटम है। अब इसका जो आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 1 और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा क्या आएगा 2:1:3। यानी कि ये जो रेशियो, ये जो कंपाउंड जिस रेशियो में कंबाइन हुआ ये सिंपल रेशियो ही है, ठीक है। इसको हमें और सिंपल नहीं कर सकते। तो आपको पता है, आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दिए। जैसे इस कंपाउंड में क्या है 1:2:1 आया तो क्या करें, इसे 2 से डिवाइड कर देती है, हो जाएगा 2, ये हाफ और ये हाफ। ऐसा नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेफिनेशन वो एग्जैक्टली कह रही है कि जो नंबर आना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर का मीन्स क्या है कि जो नंबर है परफेक्ट होना चाहिए, वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो सोडियम 2 हो गया, कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, ये से रेशियो आ गया सिंपल रेशियो, तो Na2CO3। ये जो कंपाउंड है ऑलरेडी इसकी एम्पिरिकल फार्मूला के टर्म में है, ठीक है। ये कंपाउंड का भी फॉर्मूला बोल सकते हैं और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। बात करते हैं एक और कंपाउंड के बारे में, तो जो कि क्या है C6H14O2। तो इसको अगर हम सिंपल रेशियो निकालें तो क्या जाएगा 6 14 और 2। अब इसका हम क्या फैक्टर निकालना चाहते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, क्या होगा डायरेक्ट 1 मतलब 2 को डिवाइड किया तो 2 से 1 2 2 7 14 और 2 3 6। ये जो नंबर थे तीनों किस टेबल में आ रहे थे, 2 के टेबल में आ रहे थे। तो मैंने सिंपल ये लिख लिया। तो इसका रेशियो क्या आएगा 3:1:1। तो इसका जब कंबाइनिंग का एम्पिरिकल फार्मूला बनाएगा तो क्या होगा C3H14O2। तो ये जो फॉर्मूला बना है इसे हम क्या कह देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कह देते हैं। आई होप कि जो आपको एम्पिरिकल फार्मूला है वो
समझ में आया होगा। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद बात करते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले का कुछ मास होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो उसका कुछ मास होता है। तो मास किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल देते हैं तो उसी तरीके से हम इसका भी मास निकालेंगे। जैसे हमारे पास पीछे की स्लाइड पे कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला आए थे, कौन कौन से, Na2CO3 और क्या आया था, CH2O, ठीक है, और क्या आया था, चलिए दो का देख लेते हैं। तो Na2 का क्या होता है, देखिए Na का हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा कार्बन का 6 2 12 प्लस 16 इंटू 3, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 2 से करेंगे तो 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 58 प्लस 48 यानी कि 58 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 90 1960 यानी कि 106। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। ये क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको समझ में आया होगा। CH2O का देख लेते हैं तो C का पता आपको 12 होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 इंटू 1, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 16 हो जाएगा 30। तो इस कंपाउंड का जो मास हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, उसे हम क्या कह देंगे 30 कह देंगे, और इसे इसका जो मास है उसे 106 कह देंगे। मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर हमने कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। और क्या था, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला वो सेम होता है। ऐसे कौन से कंपाउंड है, चलिए देखते हैं। ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनका जो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे बात करते हैं हम किसकी, C6H12O6, और किसकी बात करते हैं CH3COOH। अब आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है, ये है एसिटिक एसिड का। ये है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। अगर इसे हम कंपैरिजन करेंगे तो इनका जो रेशियो आएगा क्या आएगा, 6:12:6। तो अगर इसका हम डिवाइड देंगे तो सिंपल जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1:2:1, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। अब इसमें देखिए तो कार्बन कितने एटम है, 2, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4, और ऑक्सीजन कितने एटम है, 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन भी 2 है। अब इसका जो रेशियो निकालेंगे वो आएगा 1:2:1। और अब जो फॉर्मूला बनेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, CH2O। तो अब ये देखिए कि ये जो कंपाउंड था, ये था ग्लूकोज, ये था एसिटिक एसिड, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड, बट इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम हो गया। वैसे एक और कंपाउंड का दे सकते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पता है क्या होता है, HOOH HCOOH। तो यहाँ कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का कितना एटम, 2, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम, 2, मैं लिख लेता हूँ 1:2, और ऑक्सीजन कितने एटम, 2। तो ये क्या हो गया 1:2:2। तो इसका जो फॉर्मूला आ गया वो क्या बच जाएगा, CH2O2। तो ये हो गया हमारा एक अलग सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इनका जो देखिए, ये एसिटिक एसिड है कि फॉर्मिक एसिड है, ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब 3 हमारे पास कंपाउंड थे, एक ग्लूकोज था, एक एसिडिक था, एक फॉर्मिक एसिड था। तो जो ग्लूकोज है उसका और एसिडिक एसिड का जो फॉर्मूला सेम है, बट एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने वाली चीज़ें नहीं है। ऐसा फॉर्मूला जो कंपाउंड के एक्चुअल नंबर बताता है कि कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो डेफिनेशन के, द फॉर्मूला विच गिव एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि जब अभी तक आप जितने भी कंपाउंड के फॉर्मूला देख रहे थे वो क्या थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या देंगे। तो इस तरीके के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह देते हैं।
अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रिलेशन होता है, रिलेशन देखेंगे किससे किसके रिस्पेक्ट में, इंपेरिकल फार्मूला के रिस्पेक्ट में। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में और इंपेरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे आपको पता है कि अभी हमने निकाला C6H12O6, और इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला आया था वो क्या आया था, CH2O। अब देखिए यहाँ क्या होता है एक्चुअल में, कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे हमने किस किस को डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था किसको, C6H14O2 को, और इसका जो मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला क्या आया था, CH3S7O। तो ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। तो आपको पता है कि मैं ऐसा क्या करूँ इंपेरिकल फार्मूला में, मैं ऐसा क्या करूँ इंपेरिकल फार्मूला कि वो क्या हो जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज है। सो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये C यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 2 है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, एक किस रेशियो में 1:2:1, और ये किस रेशियो में 6:12:6, ठीक है। अब मुझे ऐसा क्या करना पड़े कि ये जो कंपाउंड है इसमें कंबाइन हो जाए। सो आपको सिंपली दिख रहा है कि अगर मुझे 1 को 6 करना है तो इसमें 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 को 12 करना है तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है, और 1 को भी 6 करना है तो 1 में 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इस तरीके से मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा, ये जो मेरा इंपेरिकल फार्मूला है ये किस में चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ ये जो नंबर आता है, ये जो नंबर हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी नंबर को हम क्या कह देते हैं, n कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर हो जाता है n, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू क्या हो जाता है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अगर हम इसमें इंपेरिकल फार्मूला में 6 का मल्टीप्लिकेशन, इस वाले इंपेरिकल फार्मूला में अगर CH2O में अगर हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देते तो ये क्या इसका फॉर्म ले लेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला का फॉर्म ले लेगा। सेम अगर हम इसमें देखते तो इसमें आप देखिए कितना है, 3:7:1, और ये कितना है 6:14:2। तो अब मुझे 3 को 6 करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 7 को 14 करना है तो इसमें 2 का, और 2 का 1 में करना है, मतलब क्या करना है 1 को 2 करना है तो इसमें सिंपल 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये क्या हो गया इंपेरिकल फार्मूला का टर्म, मतलब इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज हो गया। तो ये जो 2 नंबर आया इसको हम क्या कह देते हैं, n कह देते हैं, ठीक है। तो सो आई होप कि ये जो चीज़ें थी आपको समझ में आई होगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है। मैंने आपको इंपेरिकल फार्मूला का मास निकालना बताया था, सेम उसी तरीके से हम इंपेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी मास निकालते हैं। जैसे मैं निकालता हूँ यहाँ किसका मास, मैं साइड में बता देता हूँ आपको, C6H12O6। अब इसका हम मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 16 4 × 72 प्लस 12 प्लस 16 6 × 96। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस 12 ये हो जाएगा 180। तो इसका जो मास आ गया कितना आ गया, C6H12O6 का जो मास आ गया वो कितना आ गया, 180 आ गया। अब इसके इंपेरिकल फार्मूला का मास देखें तो क्या आ जाएगा, CH2O का मास देखें तो 12 प्लस 2 × 1 प्लस 16, तो ये कितना आ गया 12 प्लस 2 × 1 16 को प्लस करेंगे तो जाएगा 30, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब मुझे ये जो इसका जो मास है 180 है, इसका जो मास है वो क्या है 180 है, इसका जो मास है वो 180 है। अब 180 और इसका जो मास है वो 30। अब मुझे इसको 30 को 180 में चेंज करना था, क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वापस 180 हो जाएगा। सो अब आप इनके मास में भी एक रिलेशन देख पा रहे होंगे क्या, कि n का रिलेशन इनके मास में भी है। सो अगर हम किसी भी इंपेरिकल फार्मूला में n गुणा का n का जो मल्टीप्लिकेशन करके अगर उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज कर रहे हैं तो उनका जो मास का रेशियो भी होता है उनके n के टर्म में n टाइम हो जाएगा। अगर हमने इसको n टाइम किया तो ये जो इसका जो मास हो जाएगा वो भी n टाइम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इस तरीके से हम क्या रिलेशन बता सकते हैं। तो इसी को रिलेशन को हमने यहाँ प्रूव किया, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अब आपको देखना, आपको पता है कि CH2 का मास कितना है 30 और इसका मास कितना है 180, तो 180 डिवाइडेड बाय 30 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6, यानी कि ये जो 6 है ये यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। इस तरीके से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब C6H14 और 12 में इसको चेक करते हैं, इसके जो मास को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अगर मैं ब्लैंक स्लाइड में चाहता हूँ, ठीक है, और पेन का कलर कर लेते हैं हम येलो। सो C6H14O, ठीक है, ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूलर मास, और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका जो मास है वो कितना है, चलिए मास कैलकुलेट करते हैं। तो मास आएगा 16:1, सॉरी ये 12 हो जाएगा, कार्बन का मास होता है 12, तो ये हो जाएगा +2 × 14 + 16 × 2। इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 14 × 2 = 28 + 6 × 2 = 36। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 40 40 76 हो जाएगा इसका मास। अगर हम इसका मास निकालें, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 12 × 3, सॉरी यहाँ पे कार्बन के 6 एटम में गलत हो गया, तो ये हो जाएगा 12 × 6, 12 × 6 हो जाएगा हमारा 72, और 72 प्लस करेंगे हम कितना, 28 + 36, तो 72 और 28 + 36 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 136, ये हो जाएगा 136। ये 6 आइटम थे कार्बन के, ध्यान में दिया हमने। सो ये हो जाएगा, यहाँ पे मास देगा तो 12 × 3 + 7 × 1 + 16, सम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 = 36 + 7 + 16, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 43 + 16, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 59, ठीक है, तो ये हो गया 59। अब ये हो गया 59। यहाँ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, तो 1 × 14 होता है 14, तो यहाँ पे हमारी ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई, तो मैं जैसे इरेज कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा हमारा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, सिंपल सा जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये हो जाएगा 12 6 = 72 + 14 + 16 2 = 32, तो ये से हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 और 8 और 4 4 8 88 हो जाएगा हमारा मास, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 4 6 और 6 2 8, और ये हो जाएगा 8, और ये जाएगा 7 4 हो जाएगा 11, यानी 118 हो जाएगा, ठीक है, 118 हो गया हमारा ये मास। अब क्या करेंगे, अभी आपको पता है कि इनके बीच का रिलेशन क्या है, कि इसमें मैंने कितने मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज आएगा 2 का। सो हम अब हमारे पास प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, कि जो n की वैल्यू आनी चाहिए वो भी 2 आनी चाहिए थी। सो अगर हम इसके मास को कंपेरिजन करें तो 118 / 59 और डिवाइड देंगे 2, सो ये जो रिलेशन है ये यहाँ पर प्रूफ होता है कि जो 2 है वो जो n है वो एम्पिरिकल फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला में भी कॉमन रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, किसके बेसिस पे, परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे। परसेंटेज कंपोजिशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, और जिसने नहीं भी देखी है तो मैं आपको बता दूं, परसेंटेज कंपोजिशन का मीन्स होता है कि उस कंपाउंड में उस कंपाउंड में कितने एटम उसके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस कंपाउंड में कितने मोल एटम प्रेजेंट है सोडियम के, यानी उसके कितने पार्ट में वो एटम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे Na है, Na का मीन्स आपको पता है सोडियम, तो सोडियम में आपको 43% और कार्बन 11 और ऑक्सीजन हमारे पास 45.3% दिया है, ये हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। सो इसके बेसिस पर हमें एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके परसेंटेज को हमें क्या करना पड़ेगा, इनका परसेंटेज को इनके एटॉमिक मास से हमें डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज को हम इनके एटॉमिक मास से डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल्स। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये जो कंपाउंड का जो मास है ये कितना है, 100% है, ठीक है। अगर इन तीनों को मिक्स कर देते कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा तो इनका जो एटॉमिक मास है आपको पता है 23 है। अगर मैं इसको 100% मान लूँ तो यहाँ Na कितना है 43.4, कार्बन कितना है 11.3 और ऑक्सीजन कितना है 45.3। इस तरीके से हमने इसको मान लिया। देन हमने क्या किया, इनका एटॉमिक मास हमें पता था, जैसे सोडियम का 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सो हमने क्या इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका जो मोल है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। मोल हमें पता चल जाएगा, रिलेटिव मोल किसके, कंपाउंड के रिस्पेक्ट में पता चलेगा, इसलिए हमने रिलेटिव मोल का। सो अगर हमने 43.4 को 23 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.88 आ जाएगी, ठीक है। 1.88 आ गई। फिर क्या किया हमने 11.3
11.3 को डिवाइड किया किससे, 11.3 को हमने डिवाइड किया 12 से, तो कितना आ गया 0.94, ठीक है 0.94 आ गया। और फिर क्या किया हमने 45.3 को 16 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2.83। देन डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास ये 3 मोल आ गए, ये मोल में जो वैल्यू आ गई हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास किसके मोल आ गए, एलिमेंट जो कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उनके मोल आ गए। सो मोल को क्या किया हमने, जो इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए तो क्या किया, जितने भी वैल्यू आई थी, जितने भी मोल की वैल्यू आई थी, उसको जो सबसे छोटी मोल की वैल्यू थी उससे डिवाइड करना है। तो इसमें आपको देखना है सबसे छोटी कौन है, 1.88 में, 0.94 में, 2.83 से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0.93 क्या है, सबसे छोटी है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या कहा, इससे हम सबको डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमने 1.88 को डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, अप्रॉक्स आ गया 2 के, ठीक है। 0.94 को 0.9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0.93 को डिवाइड करेंगे तो ये 283, तो ये हो जाएगा 3। हमने ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करते हैं यहाँ मोल की वैल्यू पे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ये सिंपल एक रेशियो आ गया 2:1:3। तो हमारे पास जो कंपाउंड किस फॉर्म में होता है Na2CO3, ये हो गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। इस तरीके से हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया। मास हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुका है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है, तो उसका मास हमने निकाल लिया। अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 23 × 2 + 12 + 16 × 3, तो ये हो जाएगा 48, और 23 जब 46 + 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 58 + 48 यानी कि 90, और 88 60 यानी 106 हो जाएगा, ये 106 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका जो मास है वो निकाल लिया यहाँ पे। अब ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस क्या किया कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, और हमने एन फैक्टर को भी डिस्कस किया। एन फैक्टर का मीन्स क्या, ऐसी वैल्यू जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे एम्पेरिकल फार्मूला में हमें मोलिकुलर फार्मूला मिल रहा है। तो हमने इसका रिलेशन क्या देखा, जिस तरीके से इनके फॉर्मूले में रिलेशन होता है उसी तरीके से इनके मास में भी रिलेशन होता है। जितने टाइम्स हम एम्पेरिकल फार्मूला को करेंगे, जितने टाइम उनको एम्पेरिकल फार्मूला करेंगे, मास भी उसका उतने टाइम हो जाएगा, जिसको हमने प्रूव करके भी देखा है क्वेश्चन में। सो आई होप कि जो आज का वीडियो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।